नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विज्ञान में अभी हम लोग देखेंगे पार्ट 3 प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर भाग 2। इसके पहले हम लोग भाग 1 पढ़े थे। भाग 1 में हम लोग देखते थे कि किस प्रकार हवाएं बहती हैं, अर्थात हवा का जो है कि बहने का कारण यही है हवा के दाब में अंतर। अर्थात आपको मैंने बताया था कि अधिक वायु दाब और कम वायु दाब, जब अधिक वायु दाब की तरफ से हवाएं कम वायु दाब की तरफ बहती है तब जो है कि हवाएं बहती हैं। अर्थात अधिक वायु दाब से कम वायु दाब का जब निर्माण होता है तब हवाओं का बहाव होता है। और यही मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जो है कि समुद्री हवाएं और किस तरह जो है कि स्थलीय हवाओं का बहाव होता है। उसी के आगे हम लोग इस वीडियो में अर्थात भाग 2 में हम लोग देखेंगे कि हवा का अर्थात जो है कि बहने के साथ साथ जो है कि किस प्रकार जो है कि उनका जो है कि रूपांतरण ओस में होता है। ओस के बारे में आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गांव में आप लोग गए होंगे, ठंडी के मौसम में देखे होंगे कि ठंडी के मौसम में जब हम लोग बाहर निकलते हैं घरों से, तो घरों से बाहर निकलने के बाद जब हम किसी वनस्पति के संपर्क में आते हैं तो उनकी पत्तियों की जो पानी की जो बूंदें होती है हमारे ऊपर आ जाती है। अर्थात वो पानी की जो बूंद है वो क्या है, ओस है। अब इस ओस का निर्माण कैसे होता है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक प्रयोग देख लेते हैं। इस प्रयोग में आप देखिए आपको दिया गया है कि करो और देखो। यहाँ पे निरीक्षण कीजिए कि सबसे पहले हम लोग ये क्या करते हैं, कांच का ग्लास ले लेते हैं। इस कांच के ग्लास में आधा से अधिक बर्फ के टुकड़े भर देते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बर्फ के टुकड़े भरे हुए हैं और बर्फ के टुकड़े भरने के बाद आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद इसकी बाहरी सतह पर आप देखेंगे तो पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। अब ये पानी की बूंदें यहाँ पे क्यों आई, ग्लास तो फूटा नहीं है, फिर भी पानी की बूंदें हमको दिखाई पड़ती है। इसका कारण यही है कि जब कांच के ग्लास में हम लोग जो है कि बर्फ के टुकड़े लेते हैं तो उस कांच की जो परत है अर्थात उसका जो सब कुछ इसके साइड में चारों तरफ वातावरण जो है एकदम ठंडा हो जाता है। अर्थात वह कांच की जो परत है वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। अब उसके संपर्क में आने वाली जो हवा है वो भी ठंडी हो जाती है। अब ठंडे होने के बाद उस वाष्प का संघनन होने लगता है और उस संघनन होने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि पानी की बूंदों के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। अर्थात इस वाष्प का संघनन अर्थात आपको मालूम होगा कि हवा के अंदर जो है कि जो संघनन होता है यह तापमान के ऊपर निर्भर करता है। जब हवा के अंदर का तापमान अधिक होता है तब वह संघनन क्रिया नहीं हो पाती। जब वह तापमान कम होने लगता है तब वह जो है कि हवा पानी की बूंदों के रूप में ग्लास के बाहर आपको दिखाई पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से ओस का होता है। तो ओस में भी यही हाल होता है क्योंकि ठंडी के मौसम में आपको मालूम होगा कि वातावरण का तापमान कम हो जाता है और जब वातावरण का तापमान कम होता है तब क्या होता है कि इस वाष्प के जो कि हवा के अंदर पाए जाने वाली वाष्प का संघनन होता है और उस संघनन होने के बाद वह जो है कि पानी की बूंदों के रूप में वनस्पतियों की पत्तियों के ऊपर दिखाई पड़ता है। देखेंगे हम लोग, आपको यहाँ से मैंने आपको फिर लिख कर दिया है कि हवा में आर्द्रता का अनुपात उसके वाष्प को संग्रहित करने की क्षमता के अनुसार होता है। रात में या भोर में जब हवा का तापमान कम होता है तब उसकी वाष्प को संग्रहित करने की क्षमता कम हो जाती है। उस समय हवा की अतिरिक्त वाष्प का पानी की बूंदों के रूप में रूपांतरण होता है और इसे ही ओस कहते हैं। अर्थात मैंने आपको बताया था कि जब अर्थात उसके अंदर जो तापमान होता है पानी का जो वाष्प का जो हवा के वाष्प का वह तापमान के ऊपर निर्भर करता है। जब मालूम है रात के समय या भोर के समय जब वातावरण का तापमान कम हो जाता है तो उसके अंदर हवा के अंदर पाए जाने वाले जो वाष्प संग्रहित करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है और वो क्षमता कम होने के कारण यह जो है कि अतिरिक्त वाष्प जो आता है जो कि पानी की जो बूंदें होती है वह जो है कि इन पत्तियों के ऊपर आपको इकट्ठा दिखाई पड़ती है। अर्थात इसी को हम लोग बोलते हैं ओस। अर्थात ओस के बारे में मुझे लगता है कि सभी बच्चे जान गए होंगे कि ओस क्या होती है। यह हवा के तापमान के ऊपर निर्भर करता है। अगर तापमान कम है तो उसमें जो है कि जलवाष्प की मात्रा जो होती है अर्थात उसको संग्रहित करने की क्षमता कम हो जाती है और जब संग्रहित करने की क्षमता कम होती है तो अतिरिक्त पानी की बूंदों के रूप में वह जो है कि वनस्पतियों की पत्तियों के ऊपर दिखाई देती है। इसी को हम लोग ओस कहते हैं।
इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन अर्थात विकिरण फैलाव। प्रकाश का फैलाव कैसे होता है? आपको मालूम होगा कि जब सूर्य से किरणें निकलती हैं तो वो सीधा मालूम है एकदम एक रेखीय होती है, वो इधर उधर नहीं जाती, लेकिन फिर भी जो है कि हमको चारों तरफ प्रकाश दिखाई पड़ता है। इसका क्या कारण है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि इस प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है हवा। हवा के अंदर आपको मालूम होगा कि बहुत सारे घटक पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था, हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण, ये सभी घटक पाए जाते हैं और इन्हीं सभी घटकों के कारण ही इनका क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। आपको मालूम होगा कि जब सूर्य प्रकाश की किरणें इन कणों के ऊपर पड़ती है, इस कणों पे जो उसके अंदर जो है कि हवा के जो घटक पाए जाते हैं, जैसे गैसें हैं, धूल के कण है, धुआं है, इसके अलावा जो है कि जलवाष्प है, मिट्टी के कण है, ये सब जो मालूम है हवा में उड़ते रहते हैं। तो प्रकाश की किरणें इन कणों के ऊपर पड़ती है और इन कणों के ऊपर पड़ने से ये कण एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, ये चारों तरफ जो है कि हिलते डुलते रहते हैं, मतलब उड़ते रहते हैं। और जैसे मालूम है ये उड़ते हैं तो प्रकाश की किरणें भी क्या होती है कि वहां पे चमकने लगती है और इससे हमको मालूम पड़ता है कि चारों तरफ हमको उजाला दिखाई पड़ता है। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि हवा कुछ गैसों, धूल, धुएं और वाष्प के अति सूक्ष्म कणों का समांगी मिश्रण है। इस कारण वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब प्रकाश की किरणें अत्यंत सूक्ष्म कणों पर गिरती हैं तब प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाते हैं। इस प्राकृतिक घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक वैसे ही मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो हवा होती है, इस हवा के अंदर बहुत सारे घटक पाए जाते हैं, इसीलिए इनको समांगी मिश्रण कहते हैं। क्योंकि इस हवा के अंदर ये सभी कण हमको दिखाई नहीं देते, पूरे सब मिश्रित हुए एक दूसरे में विलीन है और इसीलिए इनको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब इन्हीं के साथ साथ आपको मालूम होगा जब प्रकाश किरणें जब सूर्य से निकलती है तो इन कणों के ऊपर पड़ती है और ये कण एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं, चारों तरफ क्या होते हैं? फैलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं और जिसके कारण प्रकाश की किरणें भी चमकने लगती है, इन कणों के ऊपर पड़ती है, चमकने लगती है और जिससे हमको मालूम पड़ता है कि चारों तरफ उजाला। इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मुझे लगता है प्रकीर्णन के बारे में आपको मालूम पड़ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हवा द्वारा प्रकाश का अर्थात जो है कि तापमान का नियंत्रण कैसे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए कि पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की वाष्प, कार्बन डाई जैसे घटक इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर उसे हवा के अन्य घटकों को देते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का पृष्ठभाग गर्म रहता है और पृथ्वी के सजीव जगत के लिए अनुकूल होता है। पृथ्वी पर हवा नहीं होती है तो पृथ्वी के पृष्ठभाग का औसत तापमान बहुत ही कम हो जाता है। अब इसको समझ लीजिए कि इस प्रकार जो है कि ये तापमान का हवा द्वारा नियंत्रण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इस हवा के अंदर बहुत सारे घटक पाए जाते हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, धूल के कण वगैरह हैं, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। जब सूर्य प्रकाश से ये किरणें निकलती हैं तो ये कण कुछ मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और जिसके कारण उस ऊष्मा से भूपृष्ठ के संपर्क में आने से वह जो है कि जो पृष्ठभाग है वो भी क्या होता है? गर्म हो जाता है। और इस गर्म का जो है कि वो सजीवों के लिए, अगर वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, इसके लिए बहुत अनुकूल होता है, अर्थात इसके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि प्रत्येक सजीवों को ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। आपको मालूम होगा हमारे शरीर को भी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है और इसी ऊष्मा के कारण हमारा शरीर गर्म है। अगर हमारे शरीर में अगर इतना ऊष्मा नहीं होती तो आपको मेरे प्यारे बच्चों मालूम होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो पाया जाने वाला रक्त है वो क्या होता है? जम जाता है। लेकिन हमारे शरीर की गर्माहट ऊष्मा के कारण वह जो है कि सदैव तरल अवस्था में रहता है और जमता नहीं है, जिसके कारण वह जो है कि हमारे शरीर के अंदर एकदम फ्लो करते रहता है, दौड़ते रहता है और जिसके कारण हमारी रक्त वाहिनियां चलती रहती है।
तो प्रत्येक सजीव, चाहे वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, सबको जो है कि कुछ न कुछ मात्रा में जो है ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो इस वायुमंडल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सारे घटक हैं, कुछ न कुछ जो है ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जिससे इस वातावरण में तापमान का नियमन होता है, नियंत्रण होता है। अगर ये मालूम है ये घटक अगर इन जो है कि प्रकाश किरणों को अवशोषित नहीं करते, तो आपको मालूम होगा कि इस वातावरण का जो तापमान तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो है कि भूपृष्ठ का जो तल का जो तापमान अत्यधिक गर्म होता है और जो मालूम है एक तवे के जैसा होता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि यह ऊष्मा जो है कि प्रत्येक कण जो है वायुमंडल के अंदर पाए जाने वाले सभी कण कुछ न कुछ मात्रा में अवशोषित करते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे तापमान का नियंत्रण होता है। और यह जो है कि नियमन जो है का सजीवों के लिए जो है कि बहुत फायदेमंद होता है, चाहे वनस्पति हो चाहे प्राणी हो। इसी को हम लोग तापमान का नियमन बोलते हैं। इसके बाद अगला आपको दिया गया है ध्वनि का संचरण, अर्थात ध्वनि का संचरण किस प्रकार होता है। आप सभी को मालूम होगा कि हम एक जगह से दूसरे बोलते हैं, दूसरी जगह पे सुनाई पड़ता है। देखिए, आसपास के परिसर से सुनाई देने वाली आवाज हम तक हवा द्वारा पहुंचती है। तापमान में परिवर्तन के कारण हवा का घनत्व भी बढ़ता है। ठंड में हवा का घनत्व बढ़ता है, इससे दूर से आने वाली आवाज सहजता से सुनाई पड़ती है। इससे यह समझ में आता है कि ध्वनि के संचरण के लिए हवा रूपी माध्यम आवश्यक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि सुनने के लिए, क्योंकि मेरे और आप में या किसी भी व्यक्ति के संपर्क में जब वार्तालाप होती है, जब बातचीत होती है, तो उसके बीच में कुछ नहीं होता है, केवल हवा पाई जाती है, और यह हवा के माध्यम से वो हमको जो है कि ध्वनि सुनाई देती है। अगर हमारे बीच में अगर ये हवा नहीं होती तो हमको यह ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। आपको मालूम होगा कि ध्वनि का जो सुनाई देना अर्थात उसके घनत्व के ऊपर निर्भर होता है। अगर हवा का तापमान अधिक होता है तो उसका घनत्व कम होता है, और हवा का तापमान कम होता है तब उसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। और यही कारण है कि ठंडी के मौसम में दूर से बोलने वाले जो की आवाज हमको सहायता से सुनाई पड़ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि ठंडी के मौसम में दूर से आने वाली जो ट्रेनें होती हैं, उसको पटरी के ऊपर कान लगा के हम सुन सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, या किस पटरी के ऊपर आ रही है। प्रारंभ में जो मालूम है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दूर से आने वाली जो ट्रेनों को इसी प्रकार कान द्वारा जो है कि पता कर लेते हैं कि कौन सी ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, या किस पटरी के ऊपर आ रही है। क्यों? क्योंकि ठंडी में जो है कि हवा का घनत्व अधिक होता है। क्यों? क्योंकि तापमान कम होता है और इसीलिए उसका घनत्व अधिक होता है, और घनत्व अधिक होने से कारण क्या होता है कि हवा के कण एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, और इसीलिए दूर से आने वाली ध्वनि भी हमको जाके आसानी से सुनाई पड़ती है। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बहुत सारी चीजों को देखे, किस प्रकार जो है कि ओस क्या होती है, इसके अलावा ओस के साथ साथ हम लोग जो है कि प्रकाश का प्रकीर्णन देखे, तापमान का नियंत्रण और ध्वनि का संचरण देखे। और इस देखने के बाद आपको यहाँ पे ग्रंथकार्य दिया गया है कि ओस किसे कहते हैं, जिसे मैंने अभी इसके पहले बताया। दूसरा है हवा द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है, ये भी मैंने आपको बताया। हवा द्वारा ध्वनि का संचरण किस प्रकार होता है, ये ध्वनि के संचरण में मैंने आपको बताया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह गृहकार्य जो दिया गया है इस वीडियो में शुक्रवार और शनिवार को करके भेजना है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बार बार आप देखिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे जिसके पास मालूम है नहीं पहुंच पा रहा है उनके पास भी जो है कि वीडियो पहुंचे और वो भी देखे, उसका फायदा उठाएं। और साथ ही साथ यह गृहकार्य करके आपको शुक्रवार और शनिवार को आपके ग्रुप में, अर्थात कक्षा 7वीं का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आपको भेजना है, जिससे पता चले कि कौन बच्चा गृहकार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।